हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग आपके वर्ग के जो हिंदी है दिगंत भाग 2 उसके प्रथम अध्याय बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उसके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इस साल संभवतः पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अभी हम लोग कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और संभवतः इसमें से 2-3 इस बार भी आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा आपको वीडियो जो है वह कम समझ में आएगा। तो आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आपका पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि इसका आंसर जो है हम लोगों ने पहले से ही आपके सामने रख दिया है, यानी इसका आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे और आप भी इसमें बने रहिए। चलिए दूसरा प्रश्न जो है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या स्वातंत्र्योत्तर युग के? इसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा भारतेंदु युग, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर जो प्रश्न आपका है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अर्थात मनुष्य जो बातचीत करता है उसका उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या आत्मीयता से बातचीत करना? आपको आंसर जो है वो भी दिख रहा होगा, आंसर में डी लगाया गया है, अर्थात आत्मीयता से बातचीत करना इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है तर्क, ऑप्शन बी में दिया गया है जिज्ञासा, ऑप्शन सी में दिया गया है आत्मीयता और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रवाहपूर्ण भाषा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है तर्क, ऑप्शन बी में दिया गया है जिज्ञासा, ऑप्शन सी में दिया गया है आत्मीयता और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका आंसर आपको भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन इसका आंसर जो है सी दिया गया है, अर्थात आत्मीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब? यहाँ डेट दिया गया है और ईस्वी दी गई है 23 जून 1884 को, बी में दिया गया है 23 जून 1884 को, सी में दिया गया है 20 जुलाई 1892 को, डी में दिया गया है 18 दिसंबर 1834 को। इसका सही आंसर क्या होगा? 23 जून 1844 को। क्या होगा दोस्तों? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट साहब का जो है जन्म हुआ था। क्या हुआ था? बालकृष्ण भट्ट साहब का। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? क्या कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम किसी पाठ से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न उत्तर देखते हैं और उस पाठ के लेखक कौन है इसको याद रखते हैं तो उसके अतिरिक्त उस पाठ से दूसरा कोई लेखकों का नाम नहीं आता है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है रचना वह बालकृष्ण भट्ट साहब की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट साहब की है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट साहब की नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा 100 अजान 1 सुजान, तीसरा सद्भाव का अभाव और चौथा परीक्षा गुरु। तो जो 3 ऊपर से दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट साहब की है, अर्थात परीक्षा गुरु जो है वह बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें पूछा गया कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या? तो बालकृष्ण भट्ट साहब की जो रचना है वह है रेल का विकट खेल, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रमिक प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके जो ये प्रश्न उत्तर हैं इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो कम से कम आपको लाइक और शेयर करने में तो समय नहीं लगेगा,
कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना। आपको याद होगा अगर पाठ पढ़े होंगे तो कि बाल कृष्ण भट्ट साहब जो हैं वह हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। क्या कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना है, गीत है, शोध है या निबंध है। ऊपर ही आप लोगों ने देखा होगा जब पाठ आप पढ़े होंगे तो बातचीत जो है यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। क्या कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के मुख से या फिर स्टील के मुख से। तो रॉबिन्स क्रूसो जो थे वह फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। क्या कह रहा है कि बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है। क्रोधपूर्ण हो जाता है या भारी और बोझिल हो जाता है या फिर हल्का और स्वच्छ हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर जो है हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर जो प्रश्न है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। क्या कह रहा है कि किसके न होने से जो सृष्टि है वह गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति की, वाक शक्ति की, दृश्य शक्ति की या संस्मरण शक्ति की। तो आप जो पाठ पढ़े थे बातचीत उसमें यही लिखा गया था कि अगर मनुष्य में बातचीत की जो शैली है वह नहीं होती तो वह लुंज पुंज एक कोने में गूंगी के समान बैठी होती। अर्थात इसका सही जवाब जो है वाक शक्ति होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही होगा, वाक शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 14 नंबर प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के लोगों में, भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में या फिर कनाडा के लोगों में। इसका सही जवाब है यूरोप के लोगों में। किस कहा? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। तो आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न हमने आपको बताने का प्रयास किया है वे सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद होंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। कह रहा है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या फिर आधुनिक काल के हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट साहब जो हैं वह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन इसका डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अभी तक तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। तो इस साल जो संभवतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और सब्जेक्टिव प्रश्नों को आराम से देखें ताकि आपके सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व हो सकें। तो पहला प्रश्न जो है पाठ का वह है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। क्या कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। लेखक जो है क्या कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो हम लोगों ने इसके जो उत्तर है वह अपने आधार पर देने का प्रयास किया है। कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। क्या प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोल कर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम लुंज पुंज एक कोने में, इस इतने बड़े पृथ्वी पर एक कोने में बैठे होते, ना एक दूसरे से बातचीत कर सकते, ना एक दूसरे की फीलिंग को हम समझ सकते और ना ही एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ दे पाते। तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न जो है उसके तरफ देख बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। क्या प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में जो है इसका उत्तर लिखा गया है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, क्योंकि यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। क्या होता है? यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। जब तक हम मनुष्य एक दूसरे के सामने अपने बोली को, अपने विचार को नहीं रखेंगे तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे कि वह व्यक्ति जो है किस प्रकार के मत से जुड़ा हुआ है।
चलिए इसी में देखते हैं, यह तो रहा बेन जॉनसन का विचार। अब हम एडिसन के विचारों को देखते हैं। कह रहा है कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन साहब जो हैं वह कह रहे हैं कि जो असल बातचीत जो होती है वह केवल दो व्यक्तियों में होती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो व्यक्ति से अधिक आदमी होते हैं, अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं ना, तब वह अपने मन के सभी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। अर्थात जब तीन हुए तब वह बातें दो बातों, कह रहा है कि जब तीन हुए तब वह दोनों की बातें कोसों दूर चली जाती हैं। कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। अर्थात दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बनाने लगेंगे। जैसे बर्तन में गर्म दूध और एक बर्तन में पानी रखा जाए, अर्थात एक बर्तन में गर्म दूध और एक बर्तन में पानी रखा जाए तो दोनों का असर जो है एक दूसरे पर होगा। अर्थात दूध जो है ठंडा हो जाता है और पानी जो है गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी आस-पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर जो है दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं हो। अर्थात जब हम दो व्यक्ति आपस में बैठकर अगर कोई बातचीत करते हों तो एक दूसरे के बातों को एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। अगर हम बातचीत भी नहीं करें तो भी एक दूसरे का असर जो है एक दूसरे पे पड़ता है। कह रहा है कि तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर अधिक होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि जब बोलचाल से इतना असर होता है तो फिर बात अगर कहें कि बातचीत करने से हमें जो असर दिखता है, अगर चुपचाप बैठे होते हैं उससे कहीं 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी दिखाई देता है। जो आपका तीसरा नंबर जो प्रश्न है वह है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? चलिए देखते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो सबसे अधिक जो है यूरोप के लोगों में प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा जो है वह काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम सुहद गोष्ठी भी है। सुहद गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान जो है या कपट है कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए बड़ी चतुराई सयाने से अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, पंडित जी लोग, वे लोग भी इस आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को नहीं कर सकते। कह रहा कि इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट मतलब कला, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, यानी बातचीत करने की कला। जिस भी व्यक्ति में, चाहे वह व्यक्ति ज्ञानी हो या फिर कम ज्ञानी हो, अगर उसमें बातचीत करने की कला है तो उसका संपूर्ण काम धीरे धीरे बनता चला जाता है। चलिए एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपके इस पार्ट से। राम रमौवल का क्या अर्थ है और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं हम? देखिए क्या कर रहा है कि राम रमौवल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत कहलाती है। अगर आपको अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर बताया कि जो एडिसन है उनका विचार है कि दो व्यक्तियों से अधिक जब व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वह बातचीत नहीं होती, क्योंकि असल बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। क्योंकि दो व्यक्ति जब होते हैं तो अपने मन की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है तो वह बात जो है कोसों दूर चली जाती है और वह बातचीत अब राम रमौवल में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि राम रमौवल का क्या अर्थ है, तो कहा गया है कि राम रमौवल जो है 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत करने की कला जो है कहलाती है। जैसे राम, श्याम, मोहन, रोहन, राकेश, जो भी आप कह लें, रेलगाड़ी या बस या जहाँ भी बैठकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बातचीत करने की जो कला है राम रमौवल से कहीं अधिक है। राम रमौवल जो है ना दोस्तों, वह अधिकतर देखे होंगे आप लोग कि गाँव में, शहरों में 4, 5, 10 लोग इकट्ठा होकर के आपस में गप्पे लड़ाते हैं, जो राम रमौवल कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको चारों प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चारों प्रश्न कैसे लगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।